नमस्कार और स्वागत है। आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इनमें समस्या क्या है, फिर उस समस्या का एक बहुत ही दिलचस्प समाधान देखेंगे। हमें नए फंक्शन से मिलेंगे, उनका मुख्य मान निकालना सीखेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातें एक साथ दोहराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर साइन या कॉस जैसे फंक्शंस का उल्टा यानी इन्वर्स निकालना इतना सीधा क्यों नहीं है? मतलब हम इन्हें बस पलट क्यों नहीं सकते? देखिए, कोई भी फंक्शन एक मशीन की तरह है। हम उसमें एक इनपुट डालते हैं और वो हमें एक आउटपुट देता है। अब इन्वर्स फंक्शन का काम है ये पता लगाना कि भाई अगर आउटपुट ये है तो इनपुट क्या रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये सवाल थोड़ा पेचीदा हो जाता है और यहीं पर गणित का एक बहुत जरूरी नियम सामने आता है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी मौजूद हो सकता है जब वो 1-to-1 हो। इसका सीधा सा मतलब है कि हर इनपुट के लिए एक बिल्कुल यूनिक आउटपुट होना चाहिए। कोई दो इनपुट एक ही आउटपुट नहीं दे सकते। जरा साइन एक्स के इस ग्राफ को देखिए। ये एक लहर की तरह है जो बार बार खुद को दोहराती है। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, मान लीजिए y = 0.5 पर, तो वो इस ग्राफ को अनगिनत बार काटेगी। इसका मतलब ये है कि sin x 1-to-1 फंक्शन नहीं है और इसीलिए इसका सीधा साधा इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो अब सवाल ये है कि अगर ये 1-to-1 नहीं है तो फिर इन्वर्स फंक्शंस आए कहाँ से? गणितज्ञों ने इसका एक बहुत ही शानदार हल निकाला है। आइडिया ये है कि हम पूरी अनंत लहर को देखने के बजाय उसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा लें, एक ऐसा टुकड़ा जिसमें वो फंक्शन 1-to-1 हो। और ये देखिए, ये है वो कमाल का समाधान। हमने sin x के डोमेन यानी उसके इनपुट को -π/2 से π/2 के बीच में बांध दिया। अब इस छोटे से हिस्से में हर आउटपुट के लिए सिर्फ एक ही इनपुट है। अब ये 1-to-1 है और अब हम इसका इन्वर्स बना सकते हैं। और इसी खास चुने हुए हिस्से को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हर कोई अपनी मर्जी का टुकड़ा चुनने लगे तो सबके जवाब अलग अलग आएंगे। तो सबने मिलकर एक स्टैंडर्ड तय कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब जब हमने ये तरीका समझ लिया है, चलिए इन नए इन्वर्स फंक्शंस के पूरे परिवार से मिलते हैं। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात देखने को मिलती है। जब हम किसी फंक्शन का इन्वर्स बनाते हैं तो उसका ग्राफ y = x लाइन के आर पार एक शीशे की तरह पलट जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत ज्यामितीय रिश्ता है इनके बीच। तो ये है हमारे पहले 3 मुख्य इन्वर्स फंक्शंस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज था वो अब इन्वर्स का डोमेन बन गया है और जो हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था वो अब हमारा रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू बन गया है। और इसी तरह ये रहे बाकी के 3 इनवर्स फंक्शंस। इन सभी के लिए भी वही नियम लागू होता है, बस इनके अपने अपने खास डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। तो सारी थ्योरी तो हो गई, अब इसे असल में करके देखते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं और उसे हल करते हैं। ठीक है, तो हमें tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक वैसा ही सवाल जैसा हमारी टेक्स्ट बुक के उदाहरण 4 में है। चलिए इसे एक एक कदम करके हल करते हैं। पहला कदम, हम मान लेते हैं कि y = tan इनवर्स ऑफ -√3। इसका मतलब हुआ कि tan y = -√3। अब हमें याद करना होगा कि tan की वैल्यू √3 कब होती है। हमें पता है tan π/3 = √3। फिर हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, tan of -x = -tan x। इससे हमें मिला tan of -π/3 = -√3। और अब आता है सबसे ज़रूरी कदम, हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा ये एंगल -π/3 tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज यानी -π/2 π/2 के बीच में आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। तो बस हमारा जवाब मिल गया। तो ये रहा हमारा जवाब। tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान है -π/3। चलिए अब फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी। तो सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस असल में 1-to-1 नहीं होते। दूसरी, उनका इन्वर्स बनाने के लिए हमें उनके डोमेन को एक छोटे से हिस्से तक सीमित करना पड़ता है। तीसरी, इसी स्टैंडर्ड हिस्से को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। और आखिर में प्रिंसिपल वैल्यू वो अकेला यूनिक जवाब है
जो इसी ब्रांच के अंदर आता है। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं तो सवाल उठता है कि इसका फायदा क्या है। असल में ये फंक्शंस हर जगह हैं। फिजिक्स में वेव्स को समझने से लेकर इंजीनियरिंग में एंगल्स निकालने तक, और यहाँ तक कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में 3D मॉडल्स को घुमाने तक ये इन्वर्स फंक्शंस असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं।